जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की शुरुआत करने वाले हैं। मैं राहुल सर आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज से हम इंडियन पॉलिटी की बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, पीसीएस हो, चाहे वो एक छोटे लेवल का रेलवे का ही एग्जाम क्यों ना हो, हम हर लेवल तक पॉलिटी पढ़ाएंगे और एक ऐसी पॉलिटी, ऐसा संविधान आपको तैयार करके देंगे जो एकदम रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं हेडिंग में ही दिख रहा है आपको, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीय संविधान की जो शुरुआत की गई, जैसा कि हमें पता है कि हम 190 वर्षों तक ब्रिटिश के गुलाम थे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, फिर उन्होंने धीरे धीरे व्यापार से शासन करना शुरू कर दिया, फिर शोषण करना शुरू कर दिया, फिर ब्रिटिश क्राउन से सत्ता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता चला गया ब्रिटिश क्राउन से। तो इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि जब उन्होंने अपना यहाँ अपना एक मतलब एक जब गढ़ बनाया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण की बात करी। तो हम आइए सीखते हैं कि क्या है भारतीय निर्माण की प्रक्रिया, और बिल्कुल बेसिक से मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम देंगे जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की बात करें, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान को समझने से पहले आपको थोड़ा सा भारतीय इतिहास में चलना, इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से उन घटनाओं का इफेक्ट भारतीय संविधान में पड़ा, और किस तरह से ब्रिटिश क्राउन या कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय संविधान की निर्माण की गई। सबसे पहले किस क्षेत्र को सबसे पहले अधिकार किया गया, फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, अपने पूरे भारतवर्ष पर। चलिए, तो अब हम आते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से। यकीन मानिए कि ये वीडियो बहुत ही शानदार है, एकदम कहानी की तरह देखिए, आराम से समझिए और हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे मेरा नाम हो गया राहुल सर, ये आपको पता ही है, और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करें, मैं यहां पर अगर हेडिंग बना दूं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले पलटने होंगे कुछ इतिहास के पन्ने। देखो, मैं यहाँ टाइम तो लूंगा, लेकिन आपको एक लेवल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान समझाऊंगा। तो आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने, क्योंकि इतिहास की, संविधान की शुरुआत वहीं से हो गई थी। ठीक है, जो नींव है वहीं से पड़ गई थी। जैसे समझिएगा, एक युद्ध के बारे में हम पहले समझते हैं, 1757 की पलासी की लड़ाई। कहिए सर आप तो इतिहास में आ गए। जी हाँ, थोड़ा सा इतिहास का पन्ना हमें पलटना पड़ेगा, फिर हम भारतीय संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। 1757 की पलासी की लड़ाई, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आप एकदम बारीकी से समझिए। कंडीशन क्या हुआ, इस 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1608 में भारत में उसका आगमन हुआ। फिर क्या कंडीशन बना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ, ठीक है, तो वो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत के साथ व्यापार करना। लेकिन ये मकसद सिर्फ 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक ही था। ठीक है, 1757 में क्या हुआ कि एक शासक थे, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिश क्राउन जब बंगाल के क्षेत्रों में, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन काल में हमारा सबसे संपन्न क्षेत्र जो था वो बंगाल था, जो भारत का बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। अब तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, लेकिन पहले भारत का सबसे संपन्न जो क्षेत्र था वो बंगाल का ही क्षेत्र था। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुआ कि 1757 के आसपास में जब ब्रिटिश जो है वो बंगाल की ओर रुक किए, उन्होंने अपना शासन करना शुरू किया, उन्होंने वहां पर व्यापार करने की कोशिश की। ठीक है, हर तरह का पैतरा अपनाया, परंतु वहां के एक शासक थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों को बंगाल में शासन करने की इजाजत नहीं दी। ठीक है, क्योंकि वहां बंगाल के नवाब थे, राजा को वहां नवाब बोला जाता था, कहीं राजा बोला जाता है, कभी कहीं महाराज बोला जाता है। तो वहां बंगाल के जो राजा थे उनको नवाब बोला जाता था। तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को, या सीधे सीधे कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो है
व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते। तो अब ब्रिटिश क्राउन करे क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी करे क्या, उसको व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बंगाल में। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक युद्ध किया गया। ठीक है, और इधर से थे रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ब्रिटिश के तरफ से जो शासक थे, ब्रिटिश के शासक थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध पलासी नामक स्थान पर सन 1757 में लड़ा। देखिए, यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, या ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का बनाया गया संविधान धीरे धीरे लागू होता है। तो 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई, ब्रिटिश के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला। तो कंडीशन क्या हुआ कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। ये क्या हुआ, इसने धोखाधड़ी कर लिया और वो ब्रिटिश सरकार से जाकर मिल गया, या सीधे सीधे कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी से जाकर मिल गया। तो हुआ कंडीशन क्या कि इस युद्ध में एक शर्त रखी गई, संधि शर्त, कि अगर अंग्रेज या अगर ब्रिटिश इस युद्ध को जीतते हैं तो बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला के जगह मीर जाफर बनेगा। अंग्रेजों ने यह शर्त मान ली और इस युद्ध में 1757 काफी बड़ा युद्ध है, नाम आपने सुना होगा, पलासी की लड़ाई। 1757 की पलासी की लड़ाई में फाइनली सिराजुद्दौला हार गए, क्योंकि जब सेनापति ही अपना नहीं रहा तो जीत कहां से। तो इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और बंगाल के अगले नवाब बन गए मीर जाफर। अब सिंपल सी बात है भाई, मीर जाफर किसकी कठपुतली बनकर रह गया? रॉबर्ट क्लाइव, या कहिए ब्रिटिश क्राउन की या ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश सरकार का एक कठपुतली था, क्योंकि युद्ध तो इसने जीता था, इसको शासक बनाया क्योंकि इसने धोखाधड़ी की। तो हुआ क्या कि बंगाल के अगले नवाब मीर जाफर, और मीर जाफर जो है वो ब्रिटिश सरकार की कठपुतली थी, जैसे जैसे उसको नचाए वैसे वैसे वो नाचती थी। ठीक है, फिर मीर जाफर ने क्या कर दिया कि उसके काम का भी विद्रोह करने लगा ब्रिटिश का। तो कंडीशन क्या हुआ कि मीर जाफर भी, मतलब होता है ना, एक तरह से हुआ कि भाई जाने का इधर तो जा रहा इधर, मतलब एटीट्यूड दिखाने लगा, हर काम में बाधा डालने लगा। तो फिर ब्रिटिश सोचा कि ये भी जो है ये हमारे बस का बात है नहीं, तो इसने क्या कर दिया कि मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, कंडीशन समझिएगा इस चीज को। मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया, और मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो मीर कासिम बहुत ही चालाक शासक था। समझिए इस चीज को। पहले सिराजुद्दौला, मतलब पीछे से शासन कर रहा था अंग्रेज, आगे सिराजुद्दौला तो भाई था। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा। मीर जाफर के बाद जब मीर जाफर भी अंग्रेजों के काम में बाधा डालने लगा तो मीर जाफर को गद्दी से हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि वह एकमात्र शासक जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ला दी, वही शासक था मीर कासिम। अब समझिएगा, मीर कासिम एक बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही चालाक शासक था। मुंगेर बिहार का बहुत ही फेमस एरिया है मुंगेर। तो उसने क्या कर दिया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद, जो आपका बंगाल का एरिया में पड़ता है, मुर्शिदाबाद से हटाकर सीधे अपनी राजधानी लाकर रख दी मुंगेर में। अब बताइए भाई, कंट्रोल हो गया मुंगेर में। अब अंग्रेज को कुछ काम पड़े मुंगेर आना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज समझ गए कि अरे भाई सब भारतीय एक ही जैसे हैं। उसी के बीच में अफगानों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज और अफगानों के बीच 1760 में बंडीवास का युद्ध। वहां से अफगानों ने, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भगा दिया 1760 में। 1760 में जो आपका बंडीवास युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी भाग गए। तो अब फाइनली क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को लगा कि अब ये मीर कासिम भी जो है ये हमारे बस की बात है नहीं। फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। सोचिए, पहले सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। अब मीर कासिम ने क्या कर दिया कि विद्रोह छेड़ दिया और एक युद्ध लड़ा गया 1764 में। आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है,
देखिए समझिएगा, इस युद्ध के बारे में हम समझाना चाहेंगे। ये इसी युद्ध ने भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया और फिर भारतीय संविधान की नींव पड़ी। 1764 बक्सर का युद्ध। देखिए हर युद्ध अंग्रेज जीत रहा है जी। 1764 बक्सर का युद्ध। अब देखिएगा इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ, ठीक है, एक तरफ मीर कासिम, साथ ही साथ अवध के नवाब सुजाउदौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउदौला, माफी चाहेंगे, सुजाउदौला, और एक थे हमारे उसके कौन था जी, सॉरी, हाँ, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, देखिए एक तरफ इस पूरी सेना थी और एक तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेजों का सबसे योग्य सेनापति वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ना रहकर, ठीक है, कौन था जी, हेक्टर मुनरो। अब समझिएगा कि एक बहुत ही घमासान युद्ध लड़ा गया बक्सर नामक स्थान पर। इस युद्ध का नाम पड़ा गया बक्सर का युद्ध। फाइनली हुआ क्या कि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में इन तीनों को हराकर मीर कासिम की सेना, सुजाउदौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अकेला एक तरफ अंग्रेज था और अंग्रेजों का सबसे योग्य सेनापति था हेक्टर मुनरो। कंडीशन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इन तीनों को हरा दिया और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया। और अब अंग्रेजों ने कहा कि अब हम भारत पर पीछे से शासन नहीं करेंगे, अब हम भारत पर आगे से शासन करेंगे। यानी 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शिकंजा कस दिया। देखिए तीन स्थिति। पहली स्थिति एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा उस लेवल तक जिस लेवल तक आपने सोचा भी नहीं होगा। बस हमें समय दीजिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, बहुत मजा आने वाला है। पहला, तीन स्थिति। पहला 1600 से, या 1608 भी कहिए, 1600 से 1757 अंग्रेज क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। सिर्फ इंडिया में व्यापार होता अंग्रेजों के थ्रू, या ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, ब्रिटिश क्राउन कहिए, दोनों एक ही चीज, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थी। ठीक है, 1600 से 1757 व्यापार हो रहा था। दूसरा कंडीशन, 1757 से 1764 ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, पीछे से शासन। पीछे से शासन मतलब बंगाल के नवाब को गद्दी पर बैठा दिया जाता था और पीछे से वो अपना कंट्रोल करते थे। तीसरी स्थिति क्या बनी कि जब बक्सर का युद्ध भारतीय हार गए, बक्सर का युद्ध जब शाह आलम द्वितीय, ये आपका मीर कासिम और एक हमारा थे ना सुजाउदौला, ये तीनों जब हार गए, तब जो है 1764 के बाद वो खुले मुंह आगे से आकर सिर्फ शासन करना शुरू कर। 1764 से 1857 तक शासन किया गया। ठीक है, शासन, सॉरी वापस जाएंगे, क्या किया गया जी, शासन किया गया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि 1857 के बाद भारतीयों के ऊपर शासन तो हुआ ही, साथ ही साथ शोषण भी किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब जब 1857 की क्रांति लड़ी गई जिसमें भारतीय हार गए, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया, उस युद्ध के बाद अंग्रेज काफी खफा हुए भारतीयों से, और खफा इस कदर हुए कि शासन तो कर ही रहे थे, एकदम उच्च लेवल तक अपना प्रेशर जमाना शुरू कर दिया, यानी शासन के साथ साथ शोषण भी कर दिया उन्होंने। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए? तो अब भारतीय संविधान की शुरुआत देखिए कैसे होता है। 1764 का जब बक्सर युद्ध था, जब भारतीय हार गए, अंग्रेजों ने अपना दबदबा भारतीय संविधान के ऊपर बना लिया, मतलब भारत के ऊपर बना लिया। तो अब अंग्रेज जो है वो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई अब हमारा तो संविधान, मतलब हमारा तो शासन हो ही गया,
तो क्यों ना कुछ रूल और रेगुलेशन बनाया जाए, कुछ नियम बनाया जाए, कायदे कानून बनाया जाए, और उस कायदे कानून का पालन सभी भारतीय करेंगे, क्योंकि 1947 में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, तो 1764 में भी 20-25 करोड़ तो होगी, उसमें तो कम होगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अब बनाया गया कायदे और कानून। और कायदे और कानून बनाना मतलब समझिएगा कि एक्ट पारित किया गया। अब समझिए इस चीज को, अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार कब कर लिया? 1764। किस युद्ध में? बक्सर युद्ध में। अब जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेज ने क्या किया कि भारतीयों के ऊपर कायदे कानून लगाने शुरू कर दिए। तो उसको हम कहते हैं एक्ट, उसको हम कहते हैं हिंदी में अधिनियम। अब हम अधिनियमों के बारे में समझेंगे। देखिए समझिए, पीछे से समझे ना तो अब हिस्ट्री भी थोड़ा सा सीख लिए और पॉलिटी का ज्ञान हो गया। अब यहां से जब ये 64 का, अब डायरेक्ट हम बोलते हैं कि 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कई सारे अधिनियम पारित किए और उस अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय संविधान को चलाया गया। सर डायरेक्ट बक्सर युद्ध हुआ क्या? कंडीशन इस तरह से समझिए कि 1600 से 1757 तक तो ठीक चल रहा था। 1757 के बाद जब सिराजुद्दौला ने शासन करने नहीं दिया, व्यापार करने नहीं दिया, तब अंग्रेज खफा हुए। खफा होने के बाद 1757 की, देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई, अंग्रेजों की विजय। 1760 बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों की हार, अंग्रेजों की विजय। 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों का विजय, और हार किसकी? सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, तीनों हार गए। अब इन हार के बाद ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना अधिकार जमा दिया। और ऐसे कंडीशन में कुछ अधिनियम पारित हुआ। और अब अधिनियमों की बात करें, वही हमारा अब यहां से भारतीय संविधान की निर्माण की, ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान है। फिर भारतीय तो 1947 में बनाएंगे। अब आइए अधिनियम की बात करें, ठीक है। आइए अधिनियम, सबसे पहले ये जीत कब हुई भारतीयों के ऊपर? सर जीत हुई भारतीयों के ऊपर 1764। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। 1764 में जीत हुई तो एक अधिनियम बनाया गया 1773 का रेगुलेटिंग। देखिए लिख लिख कर मैं समझाना चाहता हूं ताकि आप बहुत बेहतरीन समझ सके। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट की अगर बात करें तो आप इसको बेहतर ढंग से समझिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया? बहुत सारे, ठीक है, हाँ, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम का नाम पड़ा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एग्जाम में भी पूछेगा कि 17 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो हम कहेंगे कि सर 1773 में पारित किया रेगुलेटिंग। देखिए इस एक्ट के तहत जो होने वाले कार्य थे, इस एक्ट के तहत जो होने वाले कार्य हैं कुछ इस तरह से हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई होगी। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हाँ बिल्कुल सही बात है, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 इस एक्ट के तहत। तो देखिएगा ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया वो अब क्या होने लगा, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। अब देखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन से कार्य किए गए। कहेंगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब ये अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा तो पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो बना, वो गवर्नर बना, वो बना वॉरेन
हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, गवर्नर कहा जाना, गवर्नर जनरल नहीं, माफी चाहेंगे, कहा गया इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया और 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, माफी चाहेंगे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कॉपी में नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एक्ट के तहत कुछ बातें हैं कि इस एक्ट के तहत 1773 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 ईस्वी में की गई और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद इस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया और 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की, 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गलतियां भी हुई, कुछ खामियां भी हुई, तो इसमें संशोधन भी किया गया था जी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां थी उसमें संशोधन कब किया गया? सन 1781 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। कॉपी में नोट करिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितनी भी गलतियां थी उसको 1781 ईस्वी में सही किया गया। ठीक है, अब आइए, एक चीज क्लियर हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ चुके हैं। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये सुप्रीम कोर्ट ही हुआ था ना? जी हाँ। अच्छा, इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ बंगाल तक था। ध्यान रखिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो सिर्फ बंगाल के ही एरिया का अधिकार क्षेत्र था। मतलब बाहर की घटनाओं की सुनवाई उस कोर्ट में नहीं की जा सकती। जैसे पटना का अगर हाई कोर्ट है तो सिर्फ बिहार के लिए है, वो यूपी के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूरे विश्व के, पूरे भारत के लिए है, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ एक राज्य के लिए होता है जो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसको पहला अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कितने सदस्यों, कितने लोगों की एक सदस्यीय समिति बनाई गई? तो 4 लोगों की सदस्यीय समिति बनाई गई। और प्रश्न पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन कब हुआ? तो कहेंगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन 1781 में। चलिए, ये तो हो गया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ना है वो है कुछ इस तरह से। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए ये क्या है 1784 का पिट्स। देखिए एक्ट, अब ये एक्ट क्यों लाया जा रहा है? बार बार परिवर्तन। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम इसलिए लाया जाता है ताकि चीजों में बदलाव किया जा सके, चीजों को, जिसको हम लोग कहते हैं अभी आमतौर पर बोला जाता है संशोधन। तो ये जो इसलिए लाया गया ताकि हर एक तरह के रूल और रेगुलेशन के साथ भारतीयों को बांधा जा सके, उन पर एक कंट्रोल बनाया जा सके और इस शासन को लंबे समय तक चलाया जा सके। हालांकि चला भी भाई 1757 से लेकर डायरेक्ट हम लोग आगे 1946 तक, यानी 200 वर्षों तक हम गुलाम थे। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की नींव डाल दी। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की नींव डाल दी। पहला नाम रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों की देखरेख करेगा। ये व्यापारिक मामलों के लिए। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो हमारा हो जाएगा राजनीतिक मामलों के लिए। ये बिल्कुल बेसिक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो पीडीएफ के ऊपर होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तो देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू
ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया कि दोहरे प्रशासन की नींव डाल दी। मतलब अब जो है सत्ता दो लोगों में बांट पूरी सत्ता को, पूरे साम्राज्य को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आएंगे वो व्यापारिक मामलों की देखरेख करेंगे, व्यापार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो राजनीतिक मामलों की देखरेख करेंगे। अब देखिए पूरे सीधे सीधे समझिएगा कि पूरे एरिया को दो पार्ट में बांट दिया गया है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होंगे वो कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक एरिया को कंट्रोल करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों के। इधर भी बहुत सारे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया गया, इधर भी बहुत सारे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया गया। अब आराम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब सीधे सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान था ये। यहां तक सब लोग समझ चुके हैं? यहां तक समझ गए हैं सब लोग, हाँ या ना बोलिए। देखिएगा अब आइए 1773 का, ये अगला जो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 का। एक सेकंड, ये गलत है ना, हाँ 1773 का चार्टर अधिनियम, ये इसके बारे में थोड़ा सा सीखिए आप लोग। 1773 नहीं नहीं नहीं, माफी चाहिए, 1793 का चार्टर अधिनियम। कॉपी में नोट करिए, जल्दी जल्दी से हेडिंग बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वर्ड यहाँ पे गलत लिखा गया है पर कोई बात नहीं, हम इसको सही। कहा गया कि इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया और चीन एवं पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश के सीमाओं के साथ व्यापार करने के अधिकार को अनुमति रखी। देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो इसमें कुल 217 साझेदार थे। 217 साझेदार मतलब 217 लोगों की ये कंपनी थी, 217 लोगों ने इसको शुरू किया था। जरूरी नहीं कि वो सारे ब्रिटिश ही हो, अलग अलग देशों से लोगों ने पैसा निवेश करके बहुत बड़ी कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। लाभ होगा तो उन 217 लोगों को होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो 217 लोगों को, लॉस होगा तो 217 लोगों को। और या ध्यान रखिएगा कि अधिकांश इसमें ब्रिटिश ही थे, लेकिन कुछ कुछ अदर कंट्री के भी लोग थे, बहुत उद्योगपति थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया था। कंडीशन समझिएगा, हुआ क्या कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंतर्गत थी सर? ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थी, ठीक है, वो उसके अधीन थी, उसका गुलाम था, समझिएगा। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया। लेकिन चीन और पूर्वी देश के सीमाओं के साथ, जितने भी चीन वाला एरिया था और पूर्वी देश की सीमाएं थे, उनके साथ व्यापार करने के अधिकार को रहने दिया कि चलो ठीक है। 1793 से 20 वर्ष जोड़िए, ये आपका हो जाएगा 1813 ईस्वी तक, ठीक है। 1813 तक आप व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, चीन प्लस पूर्वी देशों के साथ, ठीक है, चीन प्लस पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नया अधिनियम पारित किया गया, नया जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया, उसमें सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अब 20 साल तक और व्यापार करेगी, लेकिन वो भारत के मेन एरिया में व्यापार नहीं कर पाएगी। सिर्फ भारत के पूर्वी, चीन और पूर्वी देश के जितने भी सीमाएं थे, ठीक है, जो भी पूर्वी देशों में लगे हुए राज्य थे, वहां से आप व्यापार कर सकते हैं। या सीधे सीधे कहिए ना कि कुछ कुछ एरिया में व्यापार करने के अधिकार को रहने दिया गया, कुछ कुछ एरिया में व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? 1793 का चार्टर अधिनियम। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिनियम है
उसको आज हम पढ़ा देते हैं शॉर्टकट में, उसके बाद एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। 1793 का चार्टर हो गया ना, हेडिंग बनाइएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि सर ये 1833 का चार्टर अधिनियम है क्या। इसको आप अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1833 के चार्टर अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके व्यापार पर, सॉरी, इसके व्यापार पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, अब वो नाम मात्र रहेगी और भारत पर शासन करेगी। ठीक है, भारतीय साम्राज्य को चलाएगी लेकिन अब व्यापार नहीं करेगी। अब व्यापार कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, पहला। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वो अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगाया गया। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल या पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखिएगा जो मेन पॉइंट है, 1833 हो गया, 1800, एक सेकेंड, 1800 माफी चाहेंगे, हाँ 1793, 1800, ये इंपॉर्टेंट है। 1853 का, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस अधिनियम के कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरू। ठीक, 1853 का चार्टर, पहले हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश। अधिनियम, देखिए समझिए इस चीज को। ओहो, हाँ, इस चीज को समझिएगा। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये 1853, इसी समय पहली बार रेलगाड़ी भी चलाई गई थी और इस समय वाइसराय जो थे या गवर्नर जनरल जो भी थे वो हमारे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये काम कर प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। समझिएगा इसमें कंडीशन क्या हुआ कि जब पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई तो एक कंडीशन बनाया गया। कंडीशन क्या बनाया गया? इसमें जो भी प्रश्न पत्र होंगे वो अंग्रेजी भाषा में। अब देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश का तो मूल्य भाषा ही है अंग्रेजी और हमारी मूल्य भाषा हो गई हिंदी। तो ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय बड़े पद पर ना जा सके, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय बड़े पद पर ना जा सके और इस चीज के लगाम के लिए एक नियम बना दिया गया। वो नियम ये बनाया गया कि प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी में रहेगा। बताइए 2022 का ये जो जमाना चल रहा है इसमें कैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश के प्रश्न पत्र को अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे? अभी भी बहुत सारे कम हैं, 5-10% ही ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में कन्वर्ट कर। अभी की बात करें, अब बताइए 1853, 200-150 वर्ष, 200 लगभग वर्ष पहले की बात करें तो पूरे जिला में 2-4 लोग होंगे, 10 लोग। तो आप बताइए, ना ही बच्चा, ना ही लड़का या जो भी है प्रतिभागी, ना ही प्रश्न को समझेगा, और जब समझेगा ही नहीं तो फिर उत्तर तो बहुत दूर की बात है। इसी कारण से इस पर कई बार मतभेद भी हुआ, कई बार दंगा टाइप का भी हुआ, लेकिन फिर भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। प्रथम रेलगाड़ी पहली बार इसमें, पहली बार
रेलगाड़ी सेवा की शुरुआत हुई बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल सेवा शुरू की गई थी, बस व्यापार के लिए। आपको लगता होगा कि आपको बैठने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। यहां तक समझ में आ गए? अब आइए, 1853 हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, इसके बारे में एकदम कॉन्सेप्चुअल समझिएगा, बहुत बेहतर। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, तो उसको एक अधिकार दिया गया कि चलिए अब आप भारत पे शासन कीजिए, व्यापार हम खुद कर लेंगे। ब्रिटिश क्राउन ने बोला, ब्रिटिश क्राउन का मतलब हुआ ब्रिटिश सरकार ने बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी, सरकार है, आप समझ रहे बात को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि चलिए अब आप व्यापार करिए, व्यापार छोड़िए, भारत पे शासन करिए, व्यापार हम खुद कर लेंगे। लेकिन जब ये 1858 का अधिनियम आया, जिसका नाम पड़ा गया 1858 का चार्टर अधिनियम, नोट करिएगा यहाँ पे। 1858 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया कि अब जो है ये जो व्यापार करने का अधिकार था, मतलब देखिए कंडीशन क्या हुआ, 1858 से पहले, इस अधिनियम के आने से पहले एक क्रांति हुई जिसका नाम पड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, 1857 की क्रांति। ये हुआ था, आपको भी पता है, 1857 की क्रांति। वो जो मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाला कारतूस नहीं यूज करने के कारण जो क्रांति हुई थी, यही थी 1857 की क्रांति। इसका नाम रखा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इस क्रांति, अच्छा एक अनुरोध है आप सभी से कि जिस बच्चे ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हमारे हैं जो हमारे इस वीडियो से बहुत खुश हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर मैंने आपकी ये वीडियो मैं अभी तक देख रहा हूँ, या मैंने लास्ट तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस जिले से हूँ, मेरा नाम ये है और मैं आपसे इस तरह से ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जो राहुल सर से प्रसन्न होकर इस वीडियो को देखते हैं। तो 1857 की क्रांति भी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। चर्बी वाला कारतूस नहीं यूज करने के कारण जब इनको फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को, इन्होंने विरोध किया था क्योंकि ये ब्राह्मण थे और चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर का गोश्त मिलाया जाता था, क्योंकि उस कारतूस को चिकना किया जाए। तो गाय से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और सुअर से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इस कारण से यहाँ पर एक विद्रोह किया गया और जिसका नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये विद्रोह इतना बड़ा लेवल तक छिड़ा कि इससे अंग्रेजों के अंदर एक डर पैदा हो गया कि नहीं, अब जो है भारतीय कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले सारी बागदौड़ जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, क्योंकि 1833 का चार्टर अधिनियम देखिए, अभी अभी हमने लिखा आया कि 1833 के चार्टर, देखिए यहाँ पर, ठीक है, 1800 यहाँ पर, माफी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार पर रोक ले गया। और यहाँ देखिए 1853, इस अधिनियम में यहाँ पे लिखवाया होगा हमने, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगाने का मतलब है कि इसको शासन करने के लिए दिया गया था 1833 में। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पूरे भारत की बागडोर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। व्यापार नहीं कर रही थी, शासन कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने देखा ये इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा विद्रोह, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर लिया कि, या ब्रिटिश क्राउन कहिए ब्रिटिश सरकार, उसने क्या कर लिया कि 1858 का एक चार्टर अधिनियम लाया और उस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अधिकार छीन लिया कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम खुद ही संभाल लेंगे भारत को। तो अब 1858 से भारत
पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं था, ब्रिटिश, किसका? ब्रिटिश क्राउन का था। मतलब अब भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। और ये 1858 का अधिनियम जो है वो 1857 की क्रांति के बाद लाया गया। और इस अधिनियम में पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, तो कहेंगे सर इस एक्ट के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग? इस चीज को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इतना काफी हम रखते हैं आज के क्लास के लिए। अगले क्लास में जो भी हम अधिनियम पढ़ेंगे, जैसे 1935, 1909, 1935, 1947, 4-5 और अधिनियम है जिसमें हम पूरा खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहा हो। लाइक एंड शेयर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।